हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मनप्रीत इंस्टीट्यूट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं भूगोल का एक ऐसा टॉपिक जो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, स्थल मंडल। स्थल मंडल में हम काफ़ी चीज़ें कवर करते हैं, जैसे हम देख सकते हैं पृथ्वी का वातावरण कैसा होता है, पृथ्वी की जो भूमि होती है वो उसका टेम्परेचर क्या रहता है, पृथ्वी की जो भूमि होती है उसको किन जो है पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, क्या उनको अच्छे से हम फसल के लिए यूज कर सकते हैं। ये सब कुछ हम स्थल मंडल में जो है पढ़ते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। और यदि आपको किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम हर प्रकार की अपडेशन, हर प्रकार के पीडीएफ जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होते हैं वो टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। तो आप हमारा जो है टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे और डिस्कस करते हैं स्थल मंडल के बारे में। देखिए, स्थल मंडल को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्थल मंडल एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, जो पृथ्वी की संपूर्ण बाहरी परत है, जो पृथ्वी का बाहर वाला पार्ट है, पृथ्वी का जो हम बाहर की परत मानते हैं, जिस पर महाद्वीप वह महासागर स्थित है। ठीक है जी, जो बाहर वाली परत है उस पर महाद्वीप और महासागर स्थित है, वो क्या कहलाता है आपका, वो स्थल मंडल कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कि स्थल मंडल होता क्या है। जो पृथ्वी की बाहर वाली परत होती है जिस पे हमारे महाद्वीप व महासागर स्थित रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको हम स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है जी, पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल मंडल तथा 71 भाग पर जल है। अब आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है कि पृथ्वी का अगर 29% हम पार्ट देखें तो उस पर क्या है, हमारा आपका स्थल मंडल है। और दूसरा अगर हम 71% भाग देखें जो पृथ्वी का, उस पर क्या है, आपका वाटर है। ठीक है जी, ये आपको ये फैक्ट याद रखना है। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल व जल क्षेत्रफल का अनुपात 3:7 है। इट मीन्स 3:7 इसका हम अनुपात मान लेते हैं। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% तथा दक्षिणी गोलार्ध के 81% क्षेत्रफल पर जल है। देखिए, वैसे तो ना हम कहते रहते हैं कि अगर हम पानी को नहीं बचाएंगे तो हम जीवित कैसे रहेंगे, क्योंकि पानी का जो पीने का लेवल है बहुत कम मात्रा में हम पीने का लेवल रहता है। लेकिन जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है, पृथ्वी पर जल होने का एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको हम पी नहीं सकते। ये ना आपका पीने योग्य जल नहीं होता। इसलिए कुछ ही पार्ट है जो वाटर का हम पी सकते हैं, लेकिन वाटर तो बहुत है हमारी पृथ्वी पर, लेकिन वो पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य कुल कुछ ही % हमारे पास वाटर है। इसलिए जो है वाटर आप सेफ रखें, ज्यादा उसका जो है गलत प्रयोग ना करें। पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट जो है आपकी 8,850 मीटर रहती है। देखिए, ये ना जो फैक्ट है ये काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और आपको नॉर्मल जो है जीके के लिए, जनरल नॉलेज के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अधिकतम गहराई मेरायान गत इसकी है जो 11,022 मीटर इसकी रहती है। अधिकतम ऊंचाई व अधिकतम गहराई में लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। स्थल मंडल महाद्वीपीय क्षेत्र में अधिक मोटी जो है 40 किलोमीटर है। महासागरीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत ये जो पतली है जो 12 से 20 सेंटीमीटर आपकी गहराई रहती है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम स्थल मंडल की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम स्थल मंडल की बात करते हैं तो हमें पृथ्वी के हर पॉइंट पर अपना फोकस रखना होता है। इसलिए हम गहराई की बात भी कर रहे हैं, ऊंचाई की बात भी कर रहे हैं, महाद्वीप की बात भी कर रहे हैं, महासागरीय है जो उसकी भी बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्थल मंडल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम चट्टान के बारे में। देखिए, चट्टान को पढ़ने से पहले आपको एक थोड़ा सा माइंड में अगर रिकैप हो जाए तो चट्टान क्या होता है, हमारे माइंड में थोड़ा पिक्चर बन जाता है कि जो ज्यादा ही
कठोर भाग होता है, स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, उसे क्या कहते हैं हम? चट्टान। लेकिन वो स्ट्रॉन्ग पार्ट किसका होता है? वो पृथ्वी की सतह का। ठीक है जी, पृथ्वी की सतह का जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, जो कठोर भाग होता है, उसे क्या कहते हैं हम? उसे चट्टान कहते हैं। देखिए डेफिनेशन भी इसकी अगर हम पढ़े, पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहा जाता है। यह पृथ्वी की बाहरी परत की मूलभूत इकाइयां होती हैं। इट मीन्स जो पृथ्वी स्ट्रोंग बनती है ना, वो किसके कारण बनती है? आपकी चट्टान के कारण बनती है। क्योंकि चट्टान क्या है? एक ऐसा पार्ट है जिसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता। वो बहुत ज्यादा कठोर पार्ट हम पृथ्वी का मानते हैं, इसलिए इसको पृथ्वी की मूलभूत इकाई के अंदर जोड़ा गया है। उत्पत्ति के आधार पर यह 3 प्रकार की होती है। अगर हम चट्टान की बात करें तो ये हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। जैसे आग्नेय चट्टान होती है, अवसादी चट्टान होती है, कायांतरित चट्टान हमारे पास रहती है। इट मीन्स हमारे पास 3 प्रकार की चट्टानें रहती हैं, और वो 3 प्रकार की चट्टानें कैसी होती हैं, क्या इनमें फर्क होता है, इसमें क्या एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आग्नेय चट्टान की। यह देखिए आग्नेय का मतलब क्या होता है? अगर हम नॉर्मल सी सिंपल सी लैंग्वेज में देखें, मतलब हम ये मान सकते हैं जो मतलब आग से उत्पन्न हो। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम? आग्नेय चट्टान। ये मतलब एक ऐसी बेसिक सी मतलब मैं बात बता रही हूँ कि आग्नेय वर्ड पढ़ते हमारे माइंड में क्या आता है कि जो आग से उत्पन्न होते हैं। आगे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यह मैग्मा तथा लावा के जमने से बनती है। क्या बनने से बनती है? ये आग्नेय चट्टान जो मैग्मा होता है या लावा होता है, उसके जमने से बनती है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैगाटाइट, डायोराइट, गैब्रो आदि इस प्रकार की ये चट्टानें होती हैं जो किसके कारण बनती है? मैग्मा या लावा के जमने के बाद। जब मैग्मा ठंडा होकर एक स्थान पर जम जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान। क्योंकि वो पहले गर्म था। ठीक है, वो किससे उत्पन्न था? वो आग से उत्पन्न था और पहले गर्म था। अब गर्म होने के साथ साथ तो हम उसको क्या नाम देते हैं? आग्नेय चट्टान हम उसको नाम दे देते हैं। आग्नेय चट्टान स्थूल परहित, कठोर, संसन एवं जीवाश्म रहित होती है। आर्थिक रूप से यह बहुत ही संपन्न चट्टान होती है। अगर हम इकोनॉमी के इसके रूप में बात करें तो ये एक बहुत ही संपन्न चट्टान इसको हम मान लेते हैं। इसमें चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, शीशा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना अथवा प्लेटियम पाए जाते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये इकोनॉमी के लिए भी बहुत ही संपन्न चट्टान होती है, क्योंकि हमें इसमें जो महंगी महंगी धातुएं हमारे पास होती है, जैसे लाइक तांबा, शीशा, निकल, जस्ता, सोना इत्यादि जो हमारे पास जो महंगी महंगी धातुएं होती हैं, वो किस चट्टान में पाई जाती है? आग्नेय चट्टान के अंदर ये पाई जाती है। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस चट्टान में काली मिट्टी का निर्माण भी होता है। अब आपको ये 3-4 फैक्ट यहाँ से ध्यान रखने हैं। एक तो ये बहुत ही ज्यादा महंगी चट्टान इसको हम कह सकते हैं। दूसरा, इसमें काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखते हैं पैगामाइट कोडरमा झारखंड में पाया जाने वाला अभ्रक इन्हीं शैलों से मिलकर बनता है। आग्नेय चट्टान पिंड मैग्मा के ठंडा होकर ठोस रूप धारण करने से विभिन्न प्रकार के आग्नेय चट्टानी पिंड बनते हैं। इट मीन्स मैंने जो पहले बताया आपको कि ये मैग्मा जब ठंडा होकर एक स्ट्रोंग रूप अपना धारण कर लेता है, उसके बाद ये काफी प्रकार के जो है छोटे छोटे पिंड बनाते हैं। क्योंकि जब मैग्मा ठंडा होता है वो एक स्थान पर नहीं रहता, वो बहने की फॉर्म में होता है, लगातार बहने की फॉर्म में वो होता है। लेकिन जब वो ठंडा होता जाता है तो वो काफी छोटे छोटे पिंड बना देता है। ठीक है जी, अधिकांश चट्टानी पिंड अंतर्वेदी ये आग्नेय चट्टानें बनाते हैं। बेलाइथ यह सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है जो अंतर्वेदी चट्टानों से बनता है। यह एक पातालीय पिंड है। यह एक बड़े गुम्बद के आकार का होता है जिसके किनारे खड़े होते हैं। ये सारे जो आग्नेय चट्टान के फैक्ट हैं आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है, तो आपको सारे फैक्ट अच्छे से देखने हैं।
इसका ऊपरी तल विषम होता है, यह मूलतः ग्रेनाइट से बनता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का इदोरा बेरालिथ 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक विस्तृत है। कनाडा का कोस्ट रेंज विलायत इलाहादो से भी बड़ा है। स्ट्रोक छोटे आकार के बैथोलिथ और स्ट्रोक कहलाते हैं। इसका ऊपरी भाग गोलाकार गुमनुमा होता है। स्ट्रोक का विस्तार 100 वर्ग किलोमीटर से भी कम होता है। देखिए, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, ये इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है। इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको 2 स्लाइड में ही आग्नेय चट्टान के मिलेंगे, वो आपको अच्छे से याद करने हैं। आगे बात कर लेते हैं लोकाथित। जब मैग्मा ऊपर की तरफ परत को जोर से ऊपर उठाता है और गुमदाकार रूप में जम जाता है तो उसे लोकपित कहते हैं। इट मीन जब मैग्मा ऐसे मतलब खड़ी लाइन की फॉर्म में, जब देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताती हूँ। जब ज्वालामुखी फटता है, ठीक है, ज्वालामुखी फट जाता है, उसमें से जो लावा और मैग्मा निकलता है वो एक फॉर्म में निकलता रहता है, ठीक है, निकलता रहता है। कुछ मैग्मा इतनी जोर से निकलता है कि वो एक गुम्बद के रूप में अपना आकार बदल लेता है। उसको हम क्या कहते हैं? लैकोतिथ उसको हम कहते हैं। मैग्मा के तेजी से ऊपर उठने के कारण यह गुम्बदाकार ठोस पिंड छतरीनुमा दिखाई देता है। मतलब जब प्रेशर ज्यादा हाई हो जाता है तो वो एक गुम्बदाकार ठोस के रूप में विस्तृत हो जाता है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग लोकातीत के कई उदाहरण हमें यहाँ जानने को मिलते हैं। लोपातीत जब मैग्मा जमकर तशरीनुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उसे लोपातीत कहते हैं। लेपातीत दक्षिणी अमेरिका में मिलते हैं। देखिए, ये थोड़ी ना शब्दावली ऐसी है जो आपको ध्यान रखनी है। इनके बीच में क्या डिफरेंस है, कौन गुमदाकार बनाता है या कौन तशरीनुमा आकार अपना ग्रहण कर लेता है मैग्मा के जमने के बाद, आपको ये सारा कुछ देख लेना है अच्छे से। मैंने आपको बता दिया है, आप देख लेना। पैकालिथ जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है उसे पैकालिथ कहलाते हैं। सिल जब मैग्मा भूपृष्ठ के समांतर परतों में जो है फैलकर जमता है तो उसे सिल कहते हैं। देखिए, ये ना वर्ड काफी बार पूछे जाते हैं कि सिल्ट किसे कहते हैं, फैकोलिथ किसे कहते हैं, तो आपको ये एक डेफिनेशन की फॉर्म में याद रखने हैं, क्योंकि जब एग्जामिनर आपका ये जो है आपका एग्जाम के क्वेश्चन बनाता है तो वो ऐसी सी डेफिनेशन आपको एग्जाम में दे देता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं और उनका एक मार्क्स जो है कट जाए, तो आपको ध्यान रखना है। इसकी मोटाई 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक रहती है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम सिल की बात कर रहे हैं और उसकी यहाँ मोटाई की बात करी जा रही है। छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में सिल पाए जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर निकल कर आता है कि जो झारखंड में पाए जाने वाले और छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले उनको क्या कहते हैं? उनको सिल कहते हैं। 1 मीटर से कम मोटाई वाले सिल को शीट कहते हैं। अब ये भी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। आगे बात कर लेते हैं डाइक। जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है उसे डाइक कहते हैं। लंबवत दरार मतलब मैंने वो भी बताया आपको, लिक्विड की फॉर्म में जब वो जमता चला जाता है और उसमें फिर ठंडा होने के बाद जो दरारें पड़ती हैं, ठीक है जी, उसको क्या कहते हैं? हम उसको डाइक कहते हैं। झारखंड के सिंहभूमि जिले में अनेक डाइक जो है दिखाई देते हैं। ये था आग्नेय चट्टानों के बारे में कि किस प्रकार इसमें सबसे ज्यादा रोल ना मैग्मा का, लावा का होता है, क्योंकि जब ज्वालामुखी फटता है वो काफी जो है आकार में अपना रूप धारण कर लेता है। कभी वो लंबवत होता है, कभी तरसरी होता है, तो कभी वो गुम्बदनुमा आपका हो जाता है, इसका आकार वो धारण कर लेता है। इसलिए इसमें सबसे ज्यादा मैग्मा का ही रोल होता है आग्नेय चट्टान के बारे में। अब नेक्स्ट चट्टान की बात करते हैं हम, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान क्या होती है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। प्रकृति के कारणों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं और दबाव के कारण चूना पत्थर या रासायनिक प्रक्रिया या लिग्नाइट कोयला, एथोसाइट कोयला अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप से निर्मित हो जाती है। देखिए, हम छोटी सी बात करते हैं। जब
ये जो छोटी-छोटी चट्टानें टूटती हैं, जैसे बारिश के कारण कह लो आप, या तूफान, बड़े-बड़े तूफान आते हैं, उनके कारण जब छोटी-छोटी चट्टानें टूटकर एक स्थान पर जमा हो जाती है और जमा होने के बाद उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो केमिकल जो है रिएक्शन क्रिएट करती है। केमिकल रिएक्शन क्रिएट करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो चूना पत्थर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें इट मीन्स जो प्रकृति के कारणों के द्वारा, ठीक है, एक स्थान पर जमा हो जाती है और ज्यादा प्रेशर के कारण, ठीक है, रासायनिक क्रिया उनमें होती है और वो एक चूना पत्थर के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं, उसको हम अवसादी चट्टानें कहते हैं। ये आपको छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे ध्यान रखनी है। इन्हीं अवसादी चट्टान इन्हें ही अवसादी चट्टान कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल हमारे पास हो जाते हैं बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सलेट, कंग्रोमेट, नमक की चट्टान एवं सिलखड़ी इत्यादि। ठीक है जी, ये आपको अवसादी चट्टान के बारे में ध्यान रखना है। देखिए एग्जामिनर तो ये है कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आपको हर फैक्ट के ऊपर अच्छे से आपकी पकड़ होनी चाहिए, अच्छे से आपको हर फैक्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ना आजकल ना फैक्ट नहीं पूछते एग्जाम में। अगर मैं आपको ना एक बात बताऊं कि फैक्ट नहीं पूछे जाते, फैक्ट के अंदर से जो गहराई में से फैक्ट निकलते हैं वो आजकल पूछे जाते हैं। ये ट्रेंड बना हुआ है एग्जाम का, इसलिए आपको हर एक छोटी से छोटी चीज को अच्छे से समझते हुए आपको चलना है, ताकि आपका किसी प्रकार से जो है नंबर ना कटे एग्जाम में। ठीक है जी, आगे बात कर लेते हैं। अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं, इसमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। देखिए मैंने पहले ही बताया अवसादी चट्टानें क्या होती हैं हमारे पास, कि जो प्रकृति के द्वारा खुद निर्मित हो। ठीक है, अब प्रकृति के द्वारा खुद निर्मित हो रही है, इसमें तो आपका जो वनस्पति भी आएगा, जीव जंतु के जितने भी जीवाश्म होते हैं वो सारे इसमें कनेक्ट हो जाते हैं, इसमें सारे इंक्लूड हो जाते हैं इस अवसादी चट्टानों में। इन चट्टानों में लोहा अयस्क, फास्फेट, कोयला, सीमेंट बनाने की जो है चट्टान पाई जाती है। ठीक है जी, क्योंकि ना देखो जी ये प्रकृति से खुद बनते हैं। ठीक है, तो खुद बनते हैं तो हमें नेचुरल ही चीजें इसमें से प्रोवाइड होंगी। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर निकल कर आता है, जो खनिज तेल होते हैं वो किन चट्टानों में पाए जाते हैं? वो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। दामोदर महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों से मिलकर बना है। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है कि जो लाल किला हमारा बना हुआ है और जो है आगरा का किला है वो कैसी चट्टानों से मिलकर बना हुआ है? वो अवसादी चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। काफी बार क्वेश्चन आ भी जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट बात करते हैं हम कायांतरित चट्टान के बारे में। कायांतरित चट्टान क्या होती है? दाब, ताप एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय व अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। इट मीन्स कहने का तात्पर्य यह है कि जो कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है वो आपकी आग्नेय अवसादी चट्टानों के आपस में मिलने से जो प्रेशर, ठीक है जी, जो टेम्परेचर और जो केमिकल जो रिएक्शन उनमें होती है उसके कारण जो कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। ये थी आपकी 3 चट्टानें। आई होप आपको सारी चट्टानें क्लियर हो गई हैं। फिर भी किसी का कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि ये देखिए बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ये जियो का रहता है, क्योंकि स्थल मंडल से काफी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको कुछ भी अपना ये है मिस नहीं करना है। जहां से भी आपको लगे कि आपको समझ नहीं आ रहा आप उसको अंडरलाइन करिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके उसका टाइम लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको सारा कुछ डिटेल में दोबारा बता दूंगी। आगे बात करते हैं ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का
पिघला पदार्थ, लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। देखिए ज्वालामुखी की अगर हम एक छोटी सी डेफिनेशन की बात करें तो ज्वालामुखी क्या है? जब पृथ्वी के अंदर ना जो है अधिक टेम्परेचर हो जाए, ठीक है, प्रेशर हो जाए, काफी मात्रा में है जो पिघला पदार्थ इकट्ठा हो जाए, तो वो उसका विस्फोट हो जाता है। और वो उसका विस्फोट केवल पदार्थ के रूप में नहीं होता, काफी जो है गैसेस भी इसमें अपना रोल प्ले करती हैं, जिसके कारण ना पृथ्वी कुछ ये पार्ट सहन नहीं कर पाती, जिसको हम ज्वालामुखी का नाम देते हैं, और ज्वालामुखी फट जाता है क्योंकि उसमें प्रेशर भी आता है, उसमें टेम्परेचर भी आता है, उसमें राख, लावा जो है, केमिकल पदार्थ रहते हैं, लिक्विड पदार्थ रहते हैं, आपकी गैसेस रहती हैं, वो सारा उसमें इंक्लूड होता है। इतना सब कुछ इंक्लूड होने के बाद जब ज्वालामुखी फटता है, ठीक है जी, ज्वालामुखी फटता है तो सारी चीजें बाहर आती हैं। किसके फॉर्म में आती है? मैग्मा और लावा के फॉर्म में ये सारी चीजें बाहर आ जाती हैं। ये जो है ज्वालामुखी की थोड़ी सी डेफिनेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। ज्वालामुखी के कप के आकार के रूप का क्रेस्टर कहते हैं। ये आपका जो है कोन के रूप में इसको हम आकार के रूप में हम देखते हैं। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। जब ज्वालामुखी फट जाता है, ठीक है जी, जो उसके अंदर से मैग्मा और लावा निकलता है, ठीक है, वो ठंडा होने के बाद छोटे 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 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? हमें उसे सिंडर बोलते हैं, ठीक है जी। आगे बात कर लेते हैं हम। पेले अशु की उत्पत्ति महा ज्वालामुखी के उद्धार के समय होता है। उद्धार अवधि अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार का होता है: सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। देखिए ये ना अभी रिसेंटली जो 2022 में आपका एमटीएस का जो एग्जाम हुआ था, उसमें ज्वालामुखी के पार्ट पूछे हुए थे। ज्वालामुखी के पार्ट पूछे हुए थे और उसमें मतलब काफी ऑप्शन दिए हुए थे, जिसमें से 3 ऑप्शन तो सही थे और 4 और 5 ऑप्शन उसमें गलत थे, ठीक है। उसमें हमें काउंट वो सॉरी ए बी ऑप्शन के साथ बताना था कि कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं हम सक्रिय ज्वालामुखी। इसमें अक्सर उदार होता है। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या 500 है। इसमें प्रमुख है इटली का एटना तथा स्टाम्बोली, ठीक है जी। आपको संख्या याद रखनी है जो पूरे विश्व में है, पूरे अभी रिसेंटली कितनी है? 500 है। मैक्सिको उत्तर अमेरिका में स्थित कोलिमा ज्वालामुखी बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें 40 बार से अधिक उदार हो चुका है। स्ट्रैम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी केलाऊ हवाई द्वीप यूएसए है। देखिए ये इसके बारे में थोड़े से फैक्ट हैं, आपको ध्यान रखने हैं। दूसरा हम देख लेते हैं प्रस्तुत ज्वालामुखी, जिसमें निकट जो है अतीत में उदार नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कभी भी उदार हो सकता है। इट मीन्स ये कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, कभी भी इसका विस्फोट हो सकता है। उदाहरण के लिए आपके पास ये सारी जगहें हैं, ठीक है जी, जहाँ ये रहते हैं। विश्व मध्य सागर, ठीक है जी। देखिए ये जितने भी ज्वालामुखी हैं ये आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के जो है वर्क में काम आते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के उसमें आते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आपके 3 ज्वालामुखी पाए जाते हैं, तो आपको यही ध्यान रखने हैं। शांत ज्वालामुखी जैसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल से कोई उदार नहीं हुआ है, जिसमें पुनः उदार होने की संभावना नहीं हो। इट मीन्स इसमें कभी भी देखिए शांत ज्वालामुखी का क्या मतलब है कि जो शांत रहे, ज्वालामुखी जो शांत रहे, ठीक है, इसमें अभी तक कोई विस्फोट नहीं हुआ है और ना होने की संभावना है, ठीक है जी। आगे बात कर लेते हैं हम।
कुल स्करिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। देखिए जब भी ना महासागर ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो आपकी ऐसी जगह पर ये होता है जहां पानी की मात्रा अधिक हो, इट मीन जहां प्रेशर अधिक हो। ठीक है, जहां प्रेशर और टेम्परेचर अधिक होता है वहां ज्वालामुखी जल्दी विस्फोट करते हैं, जल्दी ये फट जाते हैं, इसलिए इसे फायर रिंग ऑफ द सी भी कहते हैं। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अगर आपको पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया में कोई ज्वालामुखी है तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि इसमें यहाँ पर कोई भी ज्वालामुखी नहीं होता है। गेसर बहुत ही ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं, इसे ग्लेशियर कहा जाता है। उदाहरण के लिए ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर यह यूएसए के ओटाना पार्क में है, जिसमें प्रत्येक मिनट में उद्गार होता रहता है। इट मीन्स यहाँ हर मिनट में जो है विस्फोट होता रहता है। दुहार ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक है। इसमें गैस एवं जलवाष्प निकला करते हैं। गंधक युक्त धुआंओं को सोल्फा तारा कहा जाता है। यूएसए के कटमई पर्वत को हजारों धुआंओं की घाटी कहा जाता है। ईरान का कोहो सुल्तान द्वारा व न्यूजीलैंड की प्लेटनी खाड़ी में स्थित हाइट द्वीप का द्वारा भी प्रसिद्ध है। ये ना देखिए सारे ज्वालामुखी के फैक्ट हैं, तो इतने ये मैं इम्पोर्टेंट इनको नहीं कहूंगी, क्योंकि अभी तक यहाँ से जो मैंने एनालिसिस किया है वहां अभी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बना है। ठीक है जी। आगे बात कर लेते हैं हम। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापैक्सी, ऊंचाई इसकी है 19,613 फीट जो है इंगाडोर में है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजन डेल सालाडो इजिप्ट पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश के सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकागुहा एंडीज पर्वत पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग आप मान सकते हैं 6,960 मीटर इसकी जो है ऊंचाई मानी गई है। देखिए ये होता है ज्वालामुखी। इसका मैंने आपको छोटा सा डायग्राम शो करने की कोशिश करी है। आई होप यहाँ से आप थोड़ा सा समझ जाएंगे। देखिए ये होता है पृथ्वी की जो हमारी परत होती है, जिसको हम बोलते हैं मेंटल। ठीक है, और ये जो आपका रेड वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम मैग्मा, और ये है पृथ्वी की परपटी। हम अभी पृथ्वी की जो है परतों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए जब ये मैग्मा बाहर निकलता है पृथ्वी के बाहर, जो है आंतरिक बाहर से बाहर निकलता है, तो ये लिक्विड के फॉर्म में आपका निकलता है। लिक्विड की फॉर्म में निकलने के बाद यहाँ से विस्फोट हो जाता है और ये जो है लावा मैग्मा सारा बाहर हो जाता है, जिसमें हमारे पास गैसेस और राख होती हैं, और काफी जो है प्रेशर के साथ ये जब बाहर निकलता है तो ये काफी आकार अपना जो है उत्पन्न कर लेता है, जो हमने पहले ही पढ़ लिया है। ठीक है जी, ये इसका डायग्राम है, तो आप इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं हम भूकंप के बारे में। देखिए हम नॉर्मली क्या मानते हैं, भूकंप जब मतलब पृथ्वी में हलचल होती है, काफी प्रेशर पृथ्वी में बढ़ जाता है, तो हम उसे मानते हैं कि भूकंप के आसार हैं। इट मीन्स हम अगर भूकंप की छोटी सी डेफिनेशन देखें तो इसमें क्या होता है, मतलब जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल होती है ना आपकी, तो वो भूकंप का उसको हम नाम देते हैं। जैसे भूभर्ग शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है, जिसे स्ट्रेमोलॉजी कहा जाता है। भूकंप भी हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक अथवा पी तरंगे, ठीक है जी, द्वितीय अथवा एस तरंगे, स्थायी
यानी एल तरंगे, प्राइमरी जो है वे और सेकेंडरी एंड सतही जो है एल तरंगे। ये हमारे पास जो है भूकंप के प्रकार होते हैं। अब हम एक एक तरंगों के बारे में बात कर लेते हैं। प्राथमिक अथवा पी तरंगे, यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है, जैसे कि आपकी ये पृथ्वी है, ठीक है। और जो पी तरंगे है ना, आपकी पृथ्वी के हर पार्ट से होकर गुजरती है। मतलब ऐसा पृथ्वी का कोई पार्ट नहीं होता है जहां पर पी तरंगे नहीं होती हैं, इसलिए पृथ्वी के हर पार्ट से होकर गुजरती हैं। आपको ये फैक्ट याद रखना है। इसका औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इसकी गति सभी तरंगों से अधिक होती है। जितने भी आपकी 3 तरंगे हैं उनकी गति से इसकी गति काफी अधिक होती है, जिससे यह तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती हैं। यही कारण है स्पीड अगर ज्यादा होगी तो ये ज्यादा जल्दी हर स्थान पर पहुंच सकेंगी। पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग क्या कहलाता है? नेतोदर कहलाता है। ये आपकी प्रथम तरंगों की बात हो गई। द्वितीय तरंगे इट मीन्स आपकी एस तरंगे क्या होती है? ये अनुप्रस्थ तरंगे भी कहलाती हैं। यह तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। मतलब जहां पर आपका स्ट्रोंग जो है पार्ट होगा, ठीक है जी, जैसे आपका स्थल मंडल है, आपका स्थल मंडल कैसा पार्ट है? एकदम स्ट्रोंग कठोर पार्ट है, ठीक है जी। तो ये तरंगे केवल स्थल मंडल से होकर गुजरेंगी। इनका औसत वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड आपका रहता है। आगे बात कर लेते हैं सतही तथा एल तरंगे। ये धरातलीय तथा लंबी तरंगों के नाम से इनको पुकारा जाता है। इन तरंगों की खोज किसने की थी? H.D. लव ने इन तरंगों की खोज की थी, जिसको कई बार लव वेव के नाम से भी पुकारा जाता है। इनका अन्य नाम आर वे लाइट वे भी इनको कहा जाता है। आगे बात करते हैं। ये तरंगे मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती हैं। ये ठोस, तरल तथा गैसें तीनों माध्यम से होकर गुजरती हैं। इनकी चाल 1.5 मीटर प्रति सेकंड की रहती है। सतही तरंगे अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। भूकंपीय तरंगों को जो है सेमोग्राफो नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है। सभी भूकंप तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने के बाद बढ़ जाता है तथा कम घनत्व वाले पदार्थों पर गुजरने के बाद घट जाता है। देखिए, जो इसमें आज मैंने सारे पार्ट ये फैक्ट आपके इंक्लूड किए हैं, लेकिन जो जो मैं फैक्ट बताती हूँ केवल वही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको वो याद रखने हैं, ठीक है जी। लेकिन हमने जो है लुसेंट को हम कवर कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसमें सारे फैक्ट जोड़ रखे हैं, लेकिन जो आपको मैं बताऊंगी वो इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके रहने वाले हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, हम डिस्कस करते हैं प्राथमिक तरंगे पृथ्वी के केंद्रीय भाग से होकर गुजर सकती है, परंतु वहां पर उनका वेग कम हो जाता है। देखिए, कोई भी चीज जब पृथ्वी के सेंटर पर आती है ना, तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, क्योंकि सेंटर में आने के लिए किसी चीज को बड़ी स्पीड से वो आती है, और जब वो अपनी गति से पूरी गति से आती है तो वो सेंटर पर आकर एकदम धीमी हो जाती है। गौण तरंगे द्रव पदार्थ से होकर नहीं गुजर सकती। एल तरंगे केवल धरातल के पास ही चलती रहती हैं। विभिन्न माध्यमों से गुजरते समय ये तरंगे परावर्तित तथा अपवर्तित हो जाती है, ठीक है। ये आपको सारी तरंगे मैंने आपको बता दी हैं, इसलिए आपको ये सारे फैक्ट अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं केंद्र की बात, यानी पृथ्वी के सेंटर की बात। भूकंप के उद्भव स्थान को उसका केंद्र कहते हैं। भूकंप के केंद्र के निकट पी, एस तथा एल तीनों प्रकार की तरंगे पहुंचती है। पृथ्वी के भीतरी भाग से ये तरंगे अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर अवतल मार्ग से यात्रा करती हैं।
भूकंप केंद्र से धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तक पी तथा एस तरंगे पहुंचती हैं। केंद्रीय भाग यानी कि कोर पर पहुंचने पर एस तरंगे लुप्त हो जाती हैं और पी तरंगे अपवर्तित हो जाती हैं। इट मीन्स कहने का तात्पर्य यह है कि ये अपने आप बदलती रहती हैं। इनकी जो है स्पीड कभी धीमी हो जाती है, कभी तेज हो जाती है और कभी ये अपना पूरा रूप धारण कर लेती हैं तो कभी ये चेंज कर लेती हैं। इस कारण भूकंप के केंद्र में 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंच पाती। मतलब केंद्र तक आते आते कोई भी तरंग नहीं पहुंच पाती। अगर पहुंच पाती है तो उसकी स्पीड बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाती है, वो पहुंच नहीं पाती। एक क्षेत्र को छाया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। देखिए ये जो है सारी तरंगे यहाँ पर हमने डिफाइन करी हैं। पी तरंग छाया क्षेत्र ये होता है, ठीक है जी। और यहाँ से पी तरंगे की प्राप्ति होती है। ये पी तरंगे यहाँ से आती हैं, यहाँ से ये एंटर करती हैं और यहाँ तक आ जाती हैं। फिर एस तरंगे होती हैं हमारे पास, ये इधर जाती हैं, इधर जाती हैं। और जो ये वाला क्षेत्र है यहाँ पर कोई भी जो है तरंग नहीं पहुंच पाती। अभिकेंद्र भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की जो है सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अभिकेंद्र कहा जाता है। अभिकेंद्र पर सबसे पहले पी तरंग पहुंचती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपका कि सबसे पहले अभिकेंद्र पर कौन सी तरंग पहुंचती है, वो आपकी पी तरंग पहुंचती है। अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी के नाम से जाना जाता है। देखिए ये एक छोटे से डायग्राम में हमने डिस्प्ले करने की कोशिश करी है। भूकंप तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हुई, देखिए ये बाहर की ओर है और ये आपका अभिकेंद्र है, ठीक है जी। उद्गम केंद्र वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ छोटे से पार्ट में क्या होता है, आपको उत्पन्न भूकंप होता है, वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। जिन तरंगों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है, इट मीन्स उनकी जो स्पीड मापी जाती है, उसे भूकंप लेखी या सीस्मोग्राफ कहते हैं। इसके 3 स्केल हैं, ये राशि फेरर स्केल, मक्केली स्केल, स्केटर स्केल। स्केटर स्केल भूकंप की तीव्रता तथा ऊर्जा मापने वाला स्केटर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिकेटर द्वारा 1935 में किया गया था। यह एक लघुकणीय पैमाना है जिसका पाठ्यक्रम 1 से लेकर 9 तक रहता है। स्केटर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। इस स्केल पर 2.0 3.0 तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप होता है, जबकि 6.2 तीव्रता पर अधिक शक्तिशाली भूकंप रहता है, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं विभिन्न स्थलागति निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियां 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले पर्वत, पठार, मैदान। पर्वत उत्पत्ति के आधार पर पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, हमारे पास 4 प्रकार के पर्वत माने जाते हैं। ब्लॉक पर्वत, जब चट्टानों पर स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तथा अगल बगल के भाग ऊपर उठे प्रतीत होते हैं तो उसे ब्लॉक पर्वत हम कहते हैं। इट मीन्स जो मेन पार्ट होता है उसका वो नीचे की तरफ डाउन होता चला जाता है, धंस जाता है, और जो उसके आसपास के जो है पार्ट होते हैं वो ऊपर की ओर उठे हुए प्रतीत होते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। बीच में धंसे भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं। इन पर्वतों के शीर्ष स्थल पर किनारे त्रिभ्रंश कंगारों से सीमित होते हैं। इस प्रकार के पर्वत के उदाहरण वास्टेज फ्रांस, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, स्कोल्ड रेंज पाकिस्तान, ये इसके उदाहरण हैं। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जर्नी नदी की घाटी है जो लाल सागर से बेसिन से होती हुई जेबाली नदी तथा 4,800 किलोमीटर लंबी है।
दूसरा हम बात कर लेते हैं अवशिष्ट पर्वत। ये पर्वत चट्टान के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं, जैसे विंध्याचल एवं संतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियां भारत, सिरसा स्पेन, गोसा एवं भूटे अमेरिका। तीसरा है हमारे पास संचित पर्वत। भूपटल पर मिट्टी से स्तूप, बालू, कंकड़, पर्वत, पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमा होते रहने के कारण बनने वाला पर्वत। रेगिस्तान में बनने वाली श्रेणी में ये आते हैं। आगे बात कर लेते हैं विलित पर्वत के बारे में। ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। ये लहरदार पर्वत हैं जिसे हिमालय, अल्प्स, यूरान, रॉकी एसिड एस्टीज है। विश्व के विशाल विलित पर्वतों की रचना आज से लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। विश्व के सबसे लंबी पर्वत एसिड पर्वत जो दक्षिण अमेरिका पश्चिम तट पर स्थित है। देखिए ये सारे नॉर्मल से फैक्ट हैं, इसमें ऐसा कुछ समझाने वाला नहीं है। जहां पर भी कुछ लाइन होगी समझाने वाले, मैं आपको वहां क्लैरिफाई कर दूंगी, वहां आपको समझा दूंगी। ठीक है जी, अभी हम फैक्ट ही रीड करते हैं। भारत का अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुराने विलित पर्वतों में गिना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है, जिसकी समुद्र तल की ऊंचाई 1722 मीटर है। कुछ विद्वान अरावली पर्वतों को अवशिष्ट पर्वतों का उदाहरण मानते हैं। ठीक है जी, आगे बात कर लेते हैं। देखिए पर्वतों के बारे में हमने बात कर ली, किस प्रकार के पर्वत होते हैं। अब बात करते हैं हम पठार के बारे में। धरातल का वरिष्ठ स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त होता है तथा शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है, उसे क्या कहते हैं? हम पठार कहते हैं। सामान्यतः पठार की ऊंचाई 300 से 500 फीट होती है। अधिक ऊंचाई वाला पर्वत है तिब्बत का पठार 16,000 फीट, बोलिविया का पठार 12,000 फीट, कोलंबिया का पठार 7,800 फीट। जो है पठार निम्न प्रकार के होते हैं। अंत पर्वतीय पठार, पर्वतमालाओं के बीच बने हुए पठार को क्या कहते हैं? अंत पर्वतीय पठार। पर्वत पदीय पठार, पर्वत व मैदान के बीच उठे हुए समतल भाग को क्या कहते हैं? पर्वत पदीय पठार। महाद्वीपीय पठार, जब पृथ्वी के भीतर जमा लैकोतित भूप्रपट के अपरदन के कारण सतह पर उभरे जाते हैं तथा ऐसे पठार को दक्षिण का पठार हम मान लेते हैं। इट मीन्स इसका उदाहरण है। तटीय पठार जो होता है समुद्र के तटीय भाग में स्थित पठार। गुमदाकार पठार, चलन प्रक्रिया के फलस्वरूप निर्मित पठार रामगढ़ गुमद का पठार है जो आपका भारत में है। ठीक है जी, हमने पर्वत की बात कर ली, हमने पठार की बात कर ली, अब बात करते हैं हम मैदान की। 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को मैदान कहा जाता है। मैदान अनेक प्रकार के होते हैं। अपरदनात्मक पठार नीलदई, हिमानी, पवन जैसी शक्तियों के अपरदन से इस प्रकार बने मैदान हैं। लोएस मैदान, कास्ट मैदान, संप्राय मैदान। हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित होता है आपका लोएस मैदान। कास्ट पठार मैदान होता है चूने पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान। और समुद्र तल के निकट स्थित मैदान जिनका निर्माण नदियों के अपरदन के फलस्वरूप होता है। ठीक है जी, ये आपके मैदान रहते हैं। अब बात कर लेते हैं विभिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। देखिए स्थल मंडल में ना हर टॉपिक आपका कवर हो जाता है। आपके पर्वत, आपके पठार, आपके मैदान, ठीक है जी, आपके महाद्वीपीय सागर जितने भी होते हैं, प्रशांत महासागर, सब कुछ इसमें कवर हो जाता है, इसलिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां कुआं, गीजर, गोंग, दरंद, डेलाइट, कास्ट, झील, योआना, पोलिस, कंदारा, स्टेटरकाइट, स्टेरामाइट, लिपजी,
ये सब होते हैं। नोट सर्वाधिक उपतट कुआ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां होती हैं सरफ, वेला, चल्ली, तंगरिका, पुनियन, हुक, लूपा, टोम्बोलो। हिमनद द्वारा निर्मित होते हैं स्कर, टांग, अरेस्ट, हान, नुकाटक, फ्रियोडल, इमलिन, केमल, एरक्षक। देखिए आपके ना ये आगे ऐसे फैक्ट हैं जो अभी तक एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं, लेकिन हम आपको इनको पीडीएफ में प्रोवाइड करा देंगे, आप इनको एक बार रीड कर लेना। ठीक है, जो मेन है मैं आपको वो बता देती हूँ। बहुत गहरी हिमनदी गर्त जिसमें समुद्री जल भरा रहता है, जो समुद्री तट रेखा पर होती है उसे फेडून कहते हैं। सड़क गहरे, लंबे व चौड़े गर्त जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली, सीधी या अवतल होती है। अधिकतर सड़क हिमनदी घाटियों के सिर पर बनाए जाते हैं। हिमनद के पिघलने पर जल से भरी सड़क को सड़क झील या टानन झील हम कहते हैं। सड़क के शीर्ष पर अपरदन होने से हार्न निर्मित होते हैं। अपलस पर्वत की जो चोटी है उस पर मैटरहान तथा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट वास्तव में हॉर्न है जो सड़क व शीर्ष अपरदन से निर्मित है। लगातार अपरदन से सड़क के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती हैं जिन्हें अरेत या तक्षकरक कहते हैं। अब बात कर लेते हैं सागरीय जल तरंग द्वारा निर्मित तटरेखा के प्रकार। फर्डियन तल किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे बैस जाने से तट का निर्माण होता है। इसके किनारे खड़ी दीवार के समान होते हैं। उदाहरण नॉर्वे का तट फ्रेडियन तट का उदाहरण है। रिया तट होता है हमारे पास नदियों द्वारा अपरदित उच्च भूमि के बस जाने से रिया तट का निर्माण होता है। इसकी गहराई समुद्र की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट पर भाग का ये एक उदाहरण है। अब बात कर लेते हैं हम वनों के बारे में। वन हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इस प्रकार के वन विषुवत रेखाएं प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पेड़ों की पत्तियां चौड़ी होती हैं। ठीक है जी, आगे बात कर लेते हैं उष्णकटिबंधीय अर्धपर्ण पतझड़ वन। 150 सेंटीमीटर की कम वर्षा प्राप्त करने वाले वन होते हैं। साल, सागवान, बांस आदि इसी प्रकार के वन इसके उदाहरण रहते हैं। विषुवत रेखा इन वनों से जो है वृक्ष और झाड़ियां का मिश्रण होता है। जैतून, कार्क या ओक यहाँ की मुख्य वृक्ष होते हैं। तागा वन ये सदाबहार वन होते हैं। इन वन के वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती हैं। टैंड्रा वन यह बर्फ से ढका रहता है। गर्मी में यह लाइकेन उगते हैं। पर्वतीय वन यहाँ चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वन पाए जाते हैं। घास के मैदान की बात कर लेते हैं। घास के मैदान घास भूमियों को दो वर्गों में हम विभाजित करते हैं। उष्णकटिबंधीय वन, ठीक है जी, उष्णकटिबंधीय घास भूमियों इन्हें अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे सवाना अफ्रीका, कंपोज ब्राजील, खानोस वेनेजुएला एवं कोलंबिया। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों में इन्हें निगम नाम से जाना जाता है। प्रेरी संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा, पेपास अर्जेंटीना, वेल्ड दक्षिण अमेरिका, डांस अमेरिका, स्टेपी एशिया, सून रूस, चीन, मंचूरिया प्रदेश। ठीक है जी, ये होते हैं हमारे पास। हेवा तट सागरीय तटीय भाग में किसी निम्न भूमि के डूब जाने से निर्मित हैफा तट कहलाता है, जिसे सागरीय जल घिर या लागून झीलों का निर्माण होता है। यूरोप का बाल्टिक तट हैफा तट का अच्छा उदाहरण है। आगे बात कर लेते हैं डेमोनियन तट। समांतर पर्वतीय वाले तटियों के धंस से डोमेशियन तट का निर्माण होता है। ठीक है जी, ये इसका उदाहरण है।
आई देखिए ये थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। जितने भी फैक्ट जो है स्थलमंडल के बारे में मैंने बताए आपको सारे 2-3 बार रिवीजन कर देने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम आपके सारे पार्ट जो है क्लियर हो जाते हैं। आपका स्थल मंडल, आपके पर्वत पठार, सागरीय, महासागरीय, प्रशांत, सब कुछ इसमें एवरीथिंग जो है, भूकंप, ज्वालामुखी, पृथ्वी की कितनी परतें होती हैं, क्या अवसादी चट्टानें, सब कुछ इसमें स्थलमंडल में आपका कवर हो जाता है। इसलिए आपको ये जो है अच्छे से टॉपिक करना है। और आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी फैक्ट में कोई क्वेरी हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। और आपको इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, आप हमें बता देना। और एक स्टूडेंट ने हमारे पास जो है मैसेज किया था कमेंट बॉक्स में कि उसे मॉडर्न हिस्ट्री की जो है प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है। देखिए बच्चे, हमने वो अभी कंप्लीट नहीं कराई है। जब हम उसको कंप्लीट करा देंगे तो हम उसकी जो है प्लेलिस्ट बना देंगे। अभी हमने वो कवर नहीं किए हैं। अभी तक हमने एंशिएंट और मेडिवल ही कवर की है। हरियाणा जीके और जियो हमारी अभी चल रही है, कंटिन्यू में है। तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। हम हर फैक्ट, हर बुक, हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट आपका क्लियर कराएंगे। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा हमें टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम का बहुत इश्यू रहता है हमें। ठीक है जी। लेकिन हम आपका हर सब्जेक्ट क्लियर कराएंगे, हर सब्जेक्ट पर आपकी कमांड बनाएंगे, ताकि आप अपना एग्जाम क्रैक कर सके, सिलेक्शन ले सके। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो बढ़ते हैं आगे, मतलब जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।